फ्रेंड्स, राइजिंग चांस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनमोहन सिंह आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और अपने क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम अपने चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के आज लेक्चर नंबर 7 में है और हम लेक्चर नंबर 7 में आज कवर करेंगे कि वॉइड्स क्या होते हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, फिर कितने तरह के क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं, फिर हमने उसको पढ़ा कि क्या पैकिंग होती है उनकी। लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था कि पैकिंग कैसे होती है। और आज हम अपने 7th लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे, हमने बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस किया था और हमने लगभग कोर्स को 3 डायमेंशन कवर कर लिया है। और हम आज अपने 7th लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि वॉइड्स क्या होते हैं, यानी जो है क्रिस्टल के बीच में, जो कि हमने लास्ट में पैकिंग एफिशिएंसी की बात की। पैकिंग एफिशिएंसी में हमने देखा था कि जो हमारा सिंपल प्रिमिटिव है उसकी एफिशिएंसी है 52%, हमारा जो एफसीसी है उसकी एफिशिएंसी है 74% और हमारी जो बीसीसी है उसकी एफिशिएंसी है 68%। तो भैया एफिशिएंसी का मतलब क्या था कि इतना स्पेस उसके अंदर फिल्ड होगा, यानी बाकी स्पेस तो खाली होगा। तो बाकी स्पेस बचा था उसी को हमने क्या कह दिया, उसी को हमने वॉइड्स कह दिया, जो कि 26% इसके अंदर है, 48% इसके अंदर है और लगभग 32% इसके अंदर है। ठीक है, तो हमने ये जो हमारे क्या हो गए, ये हमारे वॉइड्स हो गए, खाली जगह। लेकिन ऐसा नहीं कि जब हम कोई क्रिस्टल होता है, ऐसा नहीं कि ये सारे स्पेस एम्प्टी होते हैं। ये वॉइड्स के अंदर जो है फिलिंग भी होती है, मतलब इसके अंदर कोई दूसरा अगर आयनिक क्रिस्टल है तो दूसरा तरह का आयन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि, और ये भी जरूरी नहीं कि सारे वॉइड्स भरे ही जाएं, सारे वॉइड्स को आयन हो रहे ही, कुछ वॉइड्स खाली भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जो हमारे दो तरह के वॉइड्स हैं, जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, जो कि हमें लगभग एससीपी और एफसीसी में देखने को मिलते हैं, तो हमको उन्हीं को पढ़ना है। हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे सिंपल प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे जनरेट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए जो है हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी लैटिस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की हम बात करते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता कैसे, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर आप देखें 2 डायमेंशन जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, उसके अंदर जब भी कोई एटम इस जो कि नेक्स्ट लेयर आती है, जब वो इसके ऊपर रखी जाती है, नेक्स्ट लेयर आती है, अगर वो इस गैप के ऊपर रखी जाती है, तो ये भी जो ये मेरा एक एटम ही है, 10 समझ लीजिए। तो ये जो फिलिंग होती है, जो ये जगह होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, जो फॉर्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। अब ये दिखता कैसे है, जरा इसको 3 डायमेंशन में विजुलाइज कर लेते हैं। दिखता कैसे है, ये हमारे कुछ ज्यादा ही बड़ा अंडा बन गया मेरा। इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब हमारा ये पहली लेयर होगी, फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर का जो कि हमारा रेड वाला आइटम है, वो अगर इसके ऊपर आके रहता है, ये उसके ऊपर आके रहेगा, तो हमारा जो वॉइड, जो एम्प्टी स्पेस यहाँ बीच में बचेगा, वो हमारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। कैसे बन रहा है, जरा सा टेट्राहेड्रल कैसे है, जरा इसको देखिए। मान लेते हैं कि हम सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं, जो ये हमारे तीनों स्फीयर हैं, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। इनके तीनों सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। हम अगर उसके उन्हीं सेंटर्स को अगर हम इसके थ्रू ज्वाइन कर दें तो हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। देख लीजिए भाई, आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिला कि नहीं मिला। तो इसलिए इन वॉइड्स को क्या कहा गया है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इनके स्पेस जो है टेट्राहेड्रल शेप में ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। अब हमें लोकेशन ऑफ दिस, इन वॉइड्स की लोकेशन हमको देखनी कि एफसीसी लैटिस में कहां-कहां होती है। जो हमारा एफसीसी लैटिस है उसके अंदर ये वॉइड्स कहां-कहां प्रेजेंट है, उनको देखना है। तो उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी सबको कि
हमारा जो ये वॉइड है इसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्यों कहते हैं और ये कैसे बनते हैं इसको हम समझ गए। अब इनकी हम लोकेशन देख रहे हैं ये कहां पे प्रेजेंट है इन एफसीसी लैटिस। अब मैं सिर्फ उन्हीं एटम्स को बनाऊंगा क्योंकि ज्यादा एटम्स बनाने से कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो अब मैं सिर्फ उन्हीं एटम्स को बनाऊंगा जिनसे मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता है। ठीक है, तो एक एटम मैंने स्पेस पे ले लिया, इस स्पेस पर प्लेस सेंटर्ड वाला एटम है उसको मैंने ले लिया, एक इस स्पेस के एटम को मैंने ले लिया और एक स्पेस के एटम को, जो भी प्लेस सेंटर्ड वाला एटम था मैंने उनको ले लिया, इनको मैंने ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? इनको ज्वाइन किया तो मेरा ट्रायंगल बन गया। और जो मेरा फोर्थ एटम है जो कि ये मैं कहता हूँ ये मेरा फोर्थ एटम है, वो मेरा कौन सा है? वो मेरा कॉर्नर वाला एटम है। तो अगर मैं देखूं तो ये एक मेरी टेट्राहेड्रल शेप बन गई बन गई। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा क्योंकि ये एक एटम होंगे तो ये एटम को जब ये साथ साथ में रहेंगे तो इनके बीच का गैप इनके कहीं सेंटर में आएगा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो यही कहीं बीच में ये हमारा जो ब्लू वाला है, दिस ब्लू इज आवर टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये बीच में नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस वाले केस में कैसे होता है, क्योंकि मैं उसको अभी बताता हूँ कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी फार्मूला कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अगर ये हमने सुना भी होगा, आपने अगर बुक्स पढ़ी होगी तो बुक्स में देखा होगा कि अगर हमारे टोटल n एटम्स प्रेजेंट है प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, अगर n एटम्स प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो किसके बराबर होते हैं? 2n के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर n आइटम्स प्रेजेंट है तो ये ऐसा सिनेरियो होता है, तो उसको भी हम अभी प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे आया है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। हमने बात कर लिया कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। अब मैं दूसरे केस पे आता हूं जरा। इस फेस का फेस सेंटर वाला एटम ले लेते हैं, इस फेस के फेस सेंटर वाला एटम यानी साइड वाले और एक बॉटम वाले का ले लिया, और ये फ्रंट फेस का फेस सेंटर वाला एटम ले लिया। तो यहां से भी मेरा अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरा एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, सॉरी ट्रायंगल बन जाएगा। और जब हम इसको इस आइटम के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? बताइए भाई, ये जो है एक अरेंजमेंट हमें टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी? और इस टेट्राहेड्रल वॉइड का जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देखने को मिल रही है, इसका भी वॉइड इसी की तरह कहीं बीच में होगा, यानी कि इससे तो यहीं कहीं बीच में प्रेजेंट होगा ये वॉइड। तो इस तरह से हमने देखा, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, क्योंकि यहां से यहां तक अगर मैं ज्वाइन कर दूं इन दोनों को, तो यानी हमें क्या मिलेगा? हमें ये आप ब्लू लाइन को देखिए, ब्लू लाइन जो है क्या हमारा एक डायगोनल है। ये कौन सा डायगोनल है? ब्लू लाइन जो है हमारा एक डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है, फेस डायगोनल ना होकर बॉडी डायगोनल है। और एक बॉडी डायगोनल पर हमारे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं? 2 हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, आपको इतना तो समझ में आ गया कि लोकेशन कहां है। लोकेशन तो क्लियर होगी बात कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां लोकेटेड है। आप ये जो एक डायगोनल है, डायगोनल पे एक बॉडी डायगोनल पे 2 जगह पे हमारे क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इसको इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो हमने लिखा है इसको हम एक बार प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि वन बॉडी डायगोनल हैव टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक बॉडी डायगोनल पे कितने हैं? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। तो कितने बॉडी डायगोनल होते हैं पूरे एक क्यूबिक सिस्टम में? कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? तो 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। 4 बॉडी डायगोनल है 2 into 4 यानी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे कि नहीं होंगे? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 4 बॉडी डायगोनल के अलावा। यानी कि आपने अगर एक बॉडी डायगोनल यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ,
यानी कि 4 बॉडी डायगोनल होते हैं और उस पे कितने प्रेजेंट होंगे, 8 टेट्राहेड्रल बॉडीज प्रेजेंट होंगे। अब जरा हम ये जानते हैं कि एफसीसी के अंदर हमने शुरुआत में फिफ्थ लेक्चर में पढ़ा था। फिफ्थ लेक्चर में हमने देखा था कि एक फेस सेंटर, ये हम टेट्राहेड्रल बॉडीज इन एफसीसी पढ़ रहे हैं, इस बात को मैंने पहले ही बोल दिया था, लिखा नहीं था मैं। तो एक एफसीसी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी 4 एटम्स होते हैं। और आप देख रहे हैं बॉयड्स कितने हैं, 8, तो यानी कि हमारी ये बात प्रूफ हो गई कि नहीं होगी, यानी कि टोटल n एटम्स अगर प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ टोटल बॉयड्स कितने हो जाएंगे, 2n होंगे कि नहीं होंगे। यहां से मेरी बात प्रूफ हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो अगर मेरी बात ये प्रूफ हो गई हो, तो आपको ये बात अगर समझ में आ गई हो, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। इससे हमें क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें अच्छा भी लगता है कि हमारी चीजें लोगों को समझ में आती हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से बताइएगा। लेकिन वैसे मेरी गारंटी है कि आपको ये बात समझ में आ होगी कि आपके जो है टेट्राहेड्रल बॉयड्स कहाँ होते हैं। बात फिर से समराइज करें, टेट्राहेड्रल बॉयड्स कहाँ है, हमने फेसेस के एटम्स को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो और एक 3 फेसेस का एटम और एक कॉर्नर का एटम, तो ये डायगोनल के बीच में कहीं हमारा ये बॉयड प्रेजेंट होगा, जो कि ब्लू कलर में है, वही हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल बॉयड प्रेजेंट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कैलकुलेशन जो टेट्राहेड्रल बॉयड से रिलेटेड है, यानी हम चाहते हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन की वैल्यू हम निकाल पाए, या हम कहें कि रेडियस ऑफ कैटायन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ एनायन जो है हम वो टेट्राहेड्रल बॉयड्स के लिए निकाल पाए, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है, जनरली जो कॉर्नर्स के एटम्स होते हैं वो एनायंस होते हैं, यानी कि एनायंस जो बिल्डिंग बनाने में काम करते हैं, और जो गैप्स होती हैं, जो वॉइड्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। तो हम उस हिसाब से हम रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कैटायंस का जो है हम मैक्सिमम साइज जो बता सकते हैं कि कितने मैक्सिमम साइज का कैटायन उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो हम उसके लिए अगर आते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा बॉडी डायगोनल है, ये हमारा क्या है, एक बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल वो होती है √3a। ये टोटल लेंथ है बॉडी डायगोनल की। अगर मैं इसके हाफ लेंथ की बात करूं, सेंटर से हाफ लेंथ की बात करूं, तो यहां से यहां तक की मेरी जो दूरी हो जाएगी वो मेरी क्या होगी, वो मेरी होगी √3a/2 होगी। यानी हाफ ऑफ द डायगोनल की अगर बात करूं तो √3a/2 होगी। और अगर इनको अगर मैं टोटल इन दोनों के बीच की बात करूं, क्योंकि ये मेरा एनायन है, ये मेरा कैटायन है, तो मैं अगर कैटायन और एनायन के बीच की दूरी की बात करूं तो क्योंकि ये भी सेंटर में प्रेजेंट है, मैंने क्या बताया था कि जो भी मेरा क्या होगा, जो भी मेरा ये वॉइड होगा टेट्राहेड्रल वो सेंटर में होगा। तो सेंटर में अगर प्रेजेंट है तो ये इसके भी सेंटर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। यानी RC प्लस RA की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/4a के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन √3/4a के बराबर हो जाएगी। अब आपको याद होगा एफसीसी लैटिस में, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन करें तो क्या होगा, हमें +1 बराबर हमें मिलेगा √3/4a/RA मिलेगा। अगर हम एफसीसी लैटिस की बात करें तो एफसीसी लैटिस में हमने निकाला था, एफसीसी लैटिस कैसा था हमारा, कुछ इस प्रकार से था। ये फेस के एटम्स थे हमारे, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक रिलेशन डिड्यूस किया था कि जो भी हमारा ये अगर मेरा साइड है A, तो हमने ये रिलेशन डिड्यूस किया था कि 4R बराबर √2a। हमने लास्ट टर्म पे इसको इवेल्युएट किया था जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे थे। तो √3RA की वैल्यू जो R जो है यहाँ पे क्या था, मैंने कहा कि बिल्डिंग ब्लॉक बनाने का काम कौन कर रहा है, वो एनायंस कर रहे हैं। तो ये R एनायन क्या हो गया, तो एनायन का जो भी हमारा RA है वो क्या आ जाएगा, √2/4a के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर रख दें तो हमें क्या मिलेगा, √3/4a/RA की वैल्यू अगर रखें √2a × 4 हो जाएगा। इसको हम अगर सॉल्व करें तो 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, हमें मिल जाएगा √3/√2 हमें मिल जाएगा R कैटायन/R एनायन की वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ से, क्योंकि मैंने कहा कि हमें क्या निकालना है, हमें इस वॉइड की मैक्सिमम रेडियस निकालनी है।
या हम बात करें कि वॉइड का स्पेस कितना है ये हमें निकालना है, तो हमें रेडियस ऑफ कैटायन निकालने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बताया हुआ आपको कि जो भी एनायंस होंगे वो क्या करेंगे, वो बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे, और जो भी कैटायंस होंगे वो क्या करेंगे, वो वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो आर कैटायन की अगर मैं बात करूं, आर कैटायन बराबर क्या हो जाएगा, √3/2, सॉरी +1 भी रहा है यहाँ पे, तो आर कैटायन ऑफ आर एनायन बराबर क्या हो जाएगा, √3/√2 -1 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 ले लें, √2 की वैल्यू 1.414 ले लें, माइनस करेंगे तो आपका लगभग 0.2248 आता है, लेकिन मैं 5 लिख दे रहा हूँ, 0.225 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, आप इस टोटल बात को समराइज करके कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन इज 0.225 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन। तो यही रिलेशन जो है एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, यानी कि मैक्सिमम जो कैटायन आ सकता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, एनायन के 0.225 टाइम्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन रिलेटेड थी हमारी एक टेट्राहेड्रल वॉइड से, जो कि हमने नॉर्मल अपने पहले हमने सीखा कि हमने कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाया, ठीक है, फिर उसकी लोकेशन कहाँ है एफसीसी लैटिस में वो हमने निकाली, और एट लास्ट हमने निकाला कि उसका क्या रिलेशन, क्या डिडक्शन होता है कैटायंस का, उस टेट्राहेड्रल वॉइड्स का विद रिस्पेक्ट टू एनायंस जो है हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो कैसे बनता है। चलिए और लोग बात करते हैं अपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे कैसे, जरा उनको देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते कैसे हैं, हमने अपने फर्स्ट लेयर के एटम को कुछ इस प्रकार से रखा, और जो सेकंड लेयर का एटम होगा, जो भी हमारा सेकंड लेयर का एटम होगा, उसको हम क्या करेंगे, इसी के जस्ट अपोजिट साइड से रखना चालू करते हैं, यानी कि ऐसा रखते हैं और ऐसे। तो ये जो बीच में, इनके बीच में जो स्पेस आ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनके जो बीच में स्पेस आएगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। इसको जरा 3 डायमेंशन में देखने की कोशिश करते हैं। 3 डायमेंशन में कैसे देखेंगे हम, 3 डायमेंशन में देखने के लिए क्या करते हैं, हम वैसे ही फिगर बना देते हैं। ये हमारे फ्रंट के 2 एटम और एक बैक एटम फर्स्ट लेयर का, सेकंड लेयर का भी सेम इसी तरह बनाएंगे। सेकंड लेयर के लिए भी हम ऐसे ही बनाते हैं सेम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर का एटम और सेकंड लेयर का एटम। इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। आप इसके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तब भी आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। अब आप इन ट्रायंगल्स के फेसेस को ज्वाइन कर दीजिए, यानी कि 2 एटम फ्रंट वाला 2 एटम बैक वाला, इनको अगर आप ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्क्वायर प्लेन शेप देखने को मिलेगी, और आप इनके अपोजिट फेसेस को भी अगर ज्वाइन कर देंगे तो आपको अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अब दिख गया होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मेरा कैसे बन रहा है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मेरा कैसे बन रहा है ये तो हमने जान लिया, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे जनरेट हुई है ये हमें बता दिया कि किन किन एटम्स के कॉम्बिनेशन से, कैसे कॉम्बिनेशन से वो जनरेट हुआ है। अब हमको नेक्स्ट बात करनी है कि वो कहाँ लोकेटेड है एफसीसी क्रिस्टल में, तो उनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोकेशन की। लोकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं यानी कि हम नेक्स्ट निकालने वाले क्या, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब हमारा ये 2 एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स के एटम को हमेशा प्रेजेंट होने हैं, चाहे एफसीसी हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे सिंपल क्यूबिक लैटिस हो। ये हमारा एफसीसी है तो इसलिए फेस सेंटर्ड का एटम होगा, ठीक है। एक फेस सेंटर्ड का, एक फेस सेंटर्ड का एटम इसके बगल वाले का होगा, तो यहां से हम एक स्क्वायर प्लेन बना पा रहे हैं, हमने एक स्क्वायर प्लेन यहां से बना लिया। और सिमिलरली एक एटम इसके फेस पे भी होगा और एक एटम जस्ट इसके अपवर्ड वाले फेस के भी होगा, ठीक है। तो हम यहां से देख रहे हैं हमको एक ऑक्टाहेड्रल शेप देखने को मिल गई, मिलेगी कि नहीं मिल गई मेरे भाई। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल शेप देखने को मिल गई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आपको एक ऑक्टाहेड्रल देखने को मिल गया, तो इसी के एच के सेंटर पे जो वॉइड्स का सेंटर होगा वो यहीं पे प्रेजेंट होगा। वॉइड्स के सेंटर को अक्सर मैं ब्लू से बना रहा हूं, वॉइड्स के सेंटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये एक तरह का मेरा
हमको एक लोकेशन मिल गई ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की। दूसरी लोकेशन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की कहाँ होगी, जरा उसको भी देख लेते हैं। हम और फेसेस के एटम्स बना लेते हैं, फ्रंट के फेस का भी एटम बना ले रहे हैं, बैक फेस का भी एक एटम बना ले रहे हैं, और एक डाउनवर्ड फेस का, यानी कि हमने 6 फेसेस का एटम बना लिए, ठीक है। और क्या हमने लिखा, हम अगर ज्वाइन करें, अगर हमने 4 वॉल्स के फेसेस को अगर हमने ज्वाइन किया, वॉल के फेसेस के एटम्स को अगर हमने ज्वाइन किया तो हमें एक स्क्वायर प्लेनर शेप देखने को मिल रही है। और अगर हम इसी को अपवर्ड वाले से ज्वाइन कर दे तो हमें एक ऑक्टाहेड्रल शेप और देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है भाई। अगर हमें एक ऑक्टाहेड्रल शेप और देखने को मिल रही है तो हमारा वॉइड्स कहां प्रेजेंट होगा, हमारा वॉइड भी इसके बीच में ही कहीं प्रेजेंट होगा, वॉइड का सेंटर। यानी कि हमें 2 लोकेशन मिल गई है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। कहां-कहां हमें 2 लोकेशन मिली है, एक लोकेशन मिली है हमें एज पर और एक लोकेशन मिली है हमें बॉडी के सेंटर पर, ठीक है। बॉडी के सेंटर बोला, बॉडी सेंटर नहीं बोला, बॉडी के सेंटर में बोला हूं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे। अब हम इससे रिलेटेड कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन ये है मेरे भाई कि आपने ये देखा होगा कि इफ n atoms are present in crystal, then number of octahedral voids are n। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब क्या होते हैं, n होते हैं। हमको इसी बात को प्रूव करना है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे प्रूव करते हैं। सपोज आप देख रहे हैं कि एक एज पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। 12 एजेस हैं, 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए कितना होगा, 1/4 होगा। यानी कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 into 1/4 होगा। क्यों 12 into 1/4 होगा मेरे भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपका क्या है, इस ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये सिर्फ इसके अंदर नहीं है, इस एक यूनिट सेल के अंदर नहीं है, ये इस बगल वाले यूनिट सेल के अंदर भी है, ऊपर वाले यूनिट सेल के भी अंदर है, और ऊपर वाले के बगल वाले यूनिट सेल से भी शेयर्ड है। यानी कि उसका टोटल कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए क्या होगा, 1/4 होगा। इस तरह से आपको टोटल 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे एज पर, तो उनका कंट्रीब्यूशन करेंगे, ये हो जाएगा 12 into 1/4। और साथ में एक जो है आपके बॉडी के बीच में प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जो कि ये वाला है मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 into 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 3 + 1 और ये हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है कितने हो गए हैं, वो 4 के बराबर हो गए। मेरी बात समझ में आएगी आपको, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 हो गए। और हम जानते हैं नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी वो भी क्या होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। 4 एटम्स 4 वॉइड्स, तो हमारी बात सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई। 4 एटम्स हैं, 4 वॉइड भी हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर n एटम प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ वॉइड्स भी क्या होंगे, n होंगे कि नहीं होंगे। मेरी बात समझ आई। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो ये थी हमारी कैलकुलेशन रिलेटेड टू कि हम एक फॉर्मूला डिड्यूस कर पाए कि जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है कि हमें रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंग हमें रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे। अब रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी मैक्सिमम रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होगा, हमको वो निकालना है। हम लोग देखते हैं ये जो है हमारा, इसको अगर हम देखें ये मेरा पूरा एक ए एज लेंथ है, मतलब अगर मैं यहाँ बना देता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे बीच में वॉइड प्रेजेंट होगा, बीच में वॉइड प्रेजेंट होगा। अगर आप देखें कुछ ऐसा है, इस फिगर को आप ऐसा देखने की कोशिश करें कि ये अगर हमारे एज है तो ये हमारे एनायंस है, ठीक है। और इन्हीं के बीच में हमारा कैटायन कहीं फंसा हुआ है, यानी कि हम कहें कि यही इन्हीं के बीच में कहीं मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर ये टोटल हमारा क्या है, ए है, एज लेंथ है, ये तो टोटल मेरा एज लेंथ है ही, ठीक है। ये बात, इस बात से तो कोई डाउट नहीं होगा आपको कि ये मेरा टोटल एज है, ये हमने ऐसे बनाया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं, ये हमारा एनायन का रेडियस हो जाएगा, क्योंकि एनायन जो होते हैं वही बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, तो ये हमारा रेडियस ऑफ एनायन हो जाएगा, ये भी हमारा रेडियस ऑफ एनायन हो जाएगा। और
यहाँ पे ये रेडियस ऑफ कैटायन होगा, ये रेडियस ऑफ कैटायन होगा और ये भी रेडियस ऑफ कैटायन होगा, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अनायन, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अनायन प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन, दोनों को सम अप कर दिया है और हमें वो कितने के बराबर मिल रहा है, वो एच लेंथ के बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ से हमें एक रिडक्शन, जैसे हमने फॉर्मूला निकालने की कोशिश की थी तो हमें ये मिल गया, ठीक है। पिछले वाले टेट्राहेड्रल में भी हमने ऐसे ही किया था, हमने वहां की वैल्यूज कैसे ज्वाइन करके किया था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगला पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन बराबर a/2 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर हम अगर रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा, a/2 और अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। फिर हम वही बात करते हैं, एफसीसी लैटिस है भाई, एफसीसी में r और a के बीच का रिलेशन क्या होता है, r और a के बीच का रिलेशन क्या होता है, 4r बराबर √2a होता है, हम जानते हैं ये बात। तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारा, √2/4a के बराबर होगा। ये तो हमारा रिलेशन है, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में किया था। तो अगर आपने देखा नहीं है तो उसको वहां पे जरूर देख लीजिएगा कि ये कैसे हमने निकाला था। वैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, ठीक है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आप लेक्चर नंबर 6 में देख लेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 + RC/RA आपको देखने को मिल गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप इसको सॉल्व करें, RA को अगर यहाँ पे पुट कर दें तो हमें मिलेगा 1 + RC/RA की वैल्यू जो है हमें मिलेगी a/2 × √2 × 4, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा √2 बचेगा, यानी कि 1 + RC/RA की वैल्यू √2 के बराबर हो गई। तो यहां से हमें अगर RC/RA की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो वो हो जाएगी √2 - 1, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.414 आपको मिलेगा। तो आप ये जान सकते हैं कि रेडी, क्योंकि मैंने कहा कि वॉइड्स में क्या रहने वाला है ना, आयनिक क्रिस्टल में एक कैटायन रहने वाला है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं रहे, लेकिन उसके अंदर अगर रहेंगे तो कैटायंस ही रहेंगे। तो वॉइड्स के अंदर अगर मेरा कैटायन रहने वाला है तो वॉइड्स की जो मैक्सिमम साइज होगी वो क्या होगी, RC बराबर 0.414 टाइम्स R एनायन के बराबर होगी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला और डिड्यूस हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की मैक्सिमम साइज कितनी होगी, वो कितनी होगी, 0.414 टाइम्स साइज ऑफ एनायन के बराबर होगी, ठीक है। तो यहां से हमने एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर लिया। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे कि हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो वो किस प्रकार से आते हैं। तो आपको अगर इतना समझ में आया हो तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा और आप इनको सॉल्व करने की, आप इसको एक बार दोबारा से लगाइएगा और एक बार आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोकेशन कहाँ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन कैसे रहे हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हम आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो हम और सारे क्वेश्चंस हो करेंगे। हमारा क्या क्वेश्चन है, ऑक्साइडाइज्ड NaCl क्रिस्टल, NaCl टाइप का क्रिस्टल है उसका, और उसका कैटायन का रेडियस जो है 100 pm के है, ठीक है, 100 पिकोमीटर है। तो आपको रेडियस ऑफ एनायन बताना है, ठीक है भाई। अगर ये प्रॉब्लम हमारे लिए इजी तब हो जाए अगर हमें पता हो कि कैटायन जो है वो कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। क्योंकि हम अगर रिलेशन देखें तो अगर हम रेडियस ऑफ कैटायन इन टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में क्या है हमारा, वो 0.225 ऑफ रेडियस ऑफ एनायन है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए यही क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन जो है 0.414 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन है। तो हम इस फार्मूला को लगा के निकाल तो सकते हैं, ठीक है, बशर्ते हमें पता हो कि कैटायन वो हमारा है कहां पे। तो अगर आप NaCl क्रिस्टल की बात करते हैं तो NaCl क्रिस्टल में के टाइप का है, तो यानी कि Na वहां पे क्या होता है, Cl माइनस जो है वो FCC लैटिस बनाते हैं, और Na जो है वो क्या है, वहां उनके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि ये भी कैटायन जो होगा NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, तो Na+ अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो यानी कि जो सॉलिड है उसका भी कैटायन क्या होगा, वो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। यानी कि सिंस Na+ is present in octahedral voids, hence cation
इज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो उसका रेडियस ऑफ कैटायन क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन है हमारा 100 pm है, 100 pm है। तो रेडियस ऑफ एनायन क्या होगा? हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसी फॉर्मूले को रखते हैं, यानी हमें मिल जाएगा रेडियस ऑफ एनायन बराबर रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन 0.414 मिलेगा, यानी 100 अपॉन 0.414 कर लेंगे तो हमें रेडियस ऑफ एनायन मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इतना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, आपको बस बोला कि आपको बस यही पता होना चाहिए कि NaCl क्रिस्टल में कैसी अरेंजमेंट होती है। NaCl क्रिस्टल में कैसी अरेंजमेंट होती है? NaCl क्रिस्टल में एक FCC लैटिस होता है जो कि Cl- बनाता है और Na+ उनके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रॉब्लम था जो मैंने आज किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आएंगे तो कुछ और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे और साथ में ही हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस को अगर हमें रहेगा समय तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लेंगे और फिर हम अपने आगे चलते हुए अपने चैप्टर के एंडिंग में पहुंच रहे हैं जहां पे हम अभी क्रिस्टल के जो है अदर प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह को हम कैसे क्रिस्टल में पढ़ना है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इतना कुछ समझ में आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपका, आप वहां से करिए या हमें कमेंट करके बताइए, जैसे भी हो आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, कीप राइजिंग, गो अहेड।